आपने इस तरह की खबरें तो बहुत सारी सुनी होंगी कि किसी व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया, डिजिटल अरेस्ट करके उसके साथ एक फ्रॉड किया गया और उससे पैसे ले लिए गए। इस तरह की खबरें आमतौर पर पिछले कई दिनों से, कुछ सालों में चर्चा में सुनने को मिल रही हैं। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट है क्या? क्या किसी को मोबाइल में कैद किया जा सकता है या इंटरनेट में कहीं कैद किया जा सकता है? ऐसा तो है नहीं। लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट, जिसके माध्यम से लोगों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी होती है, उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, उन्हें डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है और उस डर में वे पैसे दे देते हैं सामने वाले को। तो ये पूरा मामला क्या है डिजिटल अरेस्ट का, उसे हम समझेंगे, क्योंकि इसको लेकर के एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ में लगी है। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी पूरी प्रक्रिया में जो भी चीजें थी वो सामने आ गई हैं कि उनको कैसे गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए एक बड़ा अभियान चला था और वह अभियान था ऑपरेशन चक्र 5। तो ऑपरेशन चक्र 5 के माध्यम से सीबीआई ने इन्हें पकड़ा है। तो हमें यह समझना होगा कि ऑपरेशन चक्र 5 क्या है। लेकिन उसके पहले खबर देख लीजिए। खबर यही है कि ऑपरेशन चक्र 5 जो है उसके माध्यम से सीबीआई ने कुछ लोगों को, जो यानी कि 4 लोग हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मामले में। तो देखिए, ऑपरेशन चक्र 5 की बात करें तो ऑपरेशन चक्र में पहले आ जाते हैं। ऑपरेशन चक्र की शुरुआत 2022 में सीबीआई ने की थी और सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से की थी इसकी शुरुआत। तो इसका मकसद था जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उन सारे साइबर क्राइम्स को रोकना, उस पर लगाम लगाना। उसके लिए यह सीबीआई ने शुरू किया। अब साइबर क्राइम के अंदर ही आता है आपका डिजिटल अरेस्ट। तो उसके लिए ये ऑपरेशन चक्र का ही एक चरण है, ऑपरेशन चक्र 5, जिसके माध्यम से अभियान यह चला सीबीआई का, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब बात आती है यहां पे कि डिजिटल अरेस्ट जो है उसे भी हम समझ सकें और यह बात समझ सके कि ये जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये अपने आप में उपलब्धि है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जब कोई होता है तो करने वाला जो व्यक्ति होता है उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना आसान नहीं होता है। और साथ में ऑपरेशन चक्र 5 के तहत ये गिरफ्तारी हुई है तो ये फैक्ट आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आती है यहां पे डिजिटल अरेस्ट क्या है। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे पुलिस अधिकारी बन जाएंगे या कोई ऐसे सरकारी बड़े पद पर अपने आप को दिखाएंगे। हो सकता है वो जज के रूप में दिखाएं या कुछ ऐसे पद में दिखाएं जो ईडी का होगा या सीबीआई का होगा, और उसमें वो कहेंगे कि हमने आपके मामले में कुछ ऐसी चीजें पता की हैं कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप ड्रग्स को लेकर के कोई बहुत बड़ा धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, बड़ा का आपराधिक काम कर रहे हैं, या कोई भ्रष्टाचार या घोटाले को लेकर के या मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के आपके ऊपर एक केस बन गया है और वो केस ऐसा बन गया है कि उसमें आपका नाम है, जिससे आपको जेल हो सकती है, लंबे समय के लिए आप जेल के चक्कर लगाएंगे। अब सामने वाले को लगेगा कि मैं कहीं से फंस गया हूं, गलती से भी मेरा नाम अगर आ गया है तो अब तो मैं फंस गया हूं और अब उसमें मुझे सजा हो जाएगी। क्योंकि ये जो है इस प्रकार से अपनी पहचान बनाकर लोगों से बात करते हैं कि उसमें वीडियो कॉल में आने की बात करते हैं, और जब वो वीडियो कॉल में आ जाता है तो सामने वाले को वो इस प्रकार से अपने आप को दिखाते हैं कि एक पूरा माहौल बना लेते हैं। अगर वो अपने आप को पुलिस वाले की तरह प्रेजेंट कर रहा है तो पूरे पुलिस स्टेशन का सेटअप दिखा देगा, या हो सकता है कोर्ट रूम का सेटअप दिखा दे, या एयरपोर्ट का कोई सेटअप दिखा दे जहां से वो मामले को बताए कि यहां पे ये मामला हुआ है जिसमें आपका नाम आया है। तो इस प्रकार से वो एक माहौल बनाते हैं, एक झूठे पद का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले से संपर्क करके उसको वीडियो कॉल तक लेके आते हैं। अब ये जो सारी की सारी बात है, इसमें जो है वो धोखाधड़ी कैसे करते हैं, जैसे कि अब चूंकि उससे बातचीत करेंगे तो उससे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। वो अकाउंट में ट्रांसफर क्यों कर रहा है व्यक्ति? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको जो है अब जेल हो जाएगी। क्योंकि एक तो उसके अंदर बहुत ज्यादा भय और घबराहट पैदा हो जाती है, दूसरा जानकारी का अभाव है। कई लोग इस मामले को समझते ही नहीं कि कोई पुलिस वाला व्यक्ति इस तरह से इंट्रोगेशन नहीं कर सकता वीडियो कॉल से, या कोई ऐसी प्रक्रिया है नहीं, कोई अधिकारी इस प्रकार से नहीं कर सकता है। तो सामाजिक कलंक का भी एक डर आ जाता है। जब जागरूकता का अभाव होता है तो लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर एक कलंक लग जाएगा, हमें इस मामले से अपने आप को छुटकारा दिला देना चाहिए, भले इसके बदले में कुछ पैसे ही क्यों ना लग जाएं, इस चक्कर में लोग दे देते हैं। अब तकनीकी का प्रयोग इतना हो गया है कि वो लोग एआई तक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपराध करने वाले,
और अपने आप को इस तरह से स्थापित कर लेते हैं कि सब कुछ असली लगता है। वो माहौल, वो बातें, वो डरावनी बातें सब कुछ असली लगती हैं। और तकनीकी संवेदनशीलता की बात करें तो लोगों के पास जानकारी कम होती है और उससे तनावग्रस्त व्यक्ति आसानी से धोखाधड़ी में आ जाता है। अब यहां पे एक बात आती है कि डिजिटल गिरफ्तारी की जो घटनाएं हैं वो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, अगर हम ये देखें जो साइबर अपराध हैं भारत में, उसकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में सबसे आसान तरीका है, काम हो चाहे अपराध हो, डिजिटल तरीका, युद्ध तक डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रहे हैं आज दुनिया में। तो आप देखें तो डिजिटल जो एक प्लेटफॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अच्छे काम के लिए भी, बुरे काम के लिए भी। अब इसमें हम देखें तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है, उसने साइबर अपराध के बारे में एक जानकारी दी है। अब ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या है, तो इसमें आपको बताना है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इसीलिए इसको बोला गया है I4C। 4C हो गए ना। अब यहां पे देखिए, ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं साइबर क्राइम के जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी के बहुत सारे मामले हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो फंड को लेकर के अलग अलग तरीके के हैं, जिसमें से एक तो डिजिटल अरेस्ट ही है। तो उन सबको मिला दिया जाए साइबर क्राइम को, तो उसकी संख्या 2021 में 1,35,242 थी, 2022 में 5 लाख तक पहुंच गई, 23 में देखें तो यह संख्या और ज्यादा 11 लाख तक पहुंच गई, और ये साल दर साल काफी ज्यादा गति से बढ़ती जा रही है। और 2021 से 24 तक की स्थिति में हम देखें तो साइबर स्कैम से कुल जो मौद्रिक नुकसान हुआ है, जो लोगों ने वित्तीय धोखाधड़ी की है, 27,914 करोड़ रुपए की है भारत के संदर्भ में। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है डिजिटल अरेस्ट वाला जो तरीका है, उस तरीके से। तो अब यहां पे बात उठती है कि डिजिटल अरेस्ट के निपटान में चुनौतियां क्या आ रही हैं। देखिए, चुनौतियों की सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि जो साइबर अपराधी होते हैं, जो ऐसा करते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो वीपीएन और इनक्रिप्टेड एप्स का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, वो अपनी पहचान छुपा लेते हैं कि वो दरअसल है कहां पे। यानी कि अगर हो सकता है वो भारत में है, तो वीपीएन एड्रेस की वजह से ऐसा लगता है कि वह जो व्यक्ति है, वह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से कहीं अपने आप को दूर दिखा देगा। वो दिखा देगा अफगानिस्तान में है, दक्षिण कोरिया में है, अमेरिका में है, तो उसको जब ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो लोकेशन कहीं और दिखाएगा। अब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय दायरे की बात करें तो साइबर स्कैम्स कई देशों में फैले हुए हैं, जिससे स्थानीय पुलिस कार्रवाई में कठिनाई होती है। या इसका उल्टा ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में है ही नहीं, कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है, बांग्लादेशी व्यक्ति है, और वहां से वो ये सब कुछ कर रहा है, वो पुलिस वाला बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि यहां की स्थानीय पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर पाएगी। अब उसके बाद विनियामक विखंडन, देशों के अलग अलग नियमों से एकजुट अंतरराष्ट्रीय रणनीति बनाना मुश्किल हो गया है। अलग अलग देश अलग अलग प्रकार से रणनीति बना रहे हैं, इससे मुश्किल आ रही है। हालांकि इसके लिए जो इंटरपोल की मदद से सीबीआई ने शुरू किया ऑपरेशन चक्र, साइबर क्राइम से निजात पाने के लिए, तो ये एक अच्छा विकल्प है जो दिखाई देता है। अब उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों में साख की चिंता रहती है, या तो वास्तविकता में उन्होंने भ्रष्टाचार कुछ अलग मामलों में किया था जिसकी वजह से उनके पास ब्लैक मनी थी, और जब उनके साथ डिजिटल अरेस्ट उन्हें किया गया तो वो ब्लैक मनी ही उन्होंने सामने वाले को दी है। तो अब वो पुलिस के पास जाएं भी तो कैसे जाएं, और ये बताएं भी तो कैसे बताएं कि उन्होंने सामने वाले को, उस अपराधी को इतने पैसे, इतने करोड़ों रुपए दे दिए हैं। वो बता नहीं सकते, इस वजह से वो चुप्पी साध के रह जाते हैं। कुछ मामले ऐसे भी आए हैं, और कुछ मामले ऐसे आए हैं कि सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद बड़े अमाउंट दे दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जो भी विद्यार्थी दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन सेंटर से अपनी तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच के माध्यम से, फाउंडेशन बैच की खास बात क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाती है, बेसिक से लेके एडवांस तक तैयारी होती है। और नोएडा सेंटर से अगर वे तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बैच शुरू हो रहा है 29 अप्रैल से हिंदी माध्यम में, और अंग्रेजी माध्यम में 7 मई से। एडमिशन इसके लिए चालू है, आप सेंटर में जाके या तो जानकारी ले सकते हैं, अगर वहां नहीं जा सकते तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इसके अलावा अगर आप दृष्टि आईएएस के किसी अन्य सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो नंबर यही है 8750187501, इस पे बात कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको सही राय देंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कि साइबर सुरक्षा के लिए प्रयास क्या किए गए हैं। तो जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, इसने अपनी तरफ से 2020 में एक साइबर स्कैम सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समन्वित जो तरीका है उसको लॉन्च किया था। तो अब यहां पे देखिए,
यहां पे कौन लॉन्च कर रहा है? I4C। I4C ने जो कोशिश की है साइबर अपराध में जितने भी हैं उसमें डिजिटल अरेस्ट शामिल है, और इसके लिए चूंकि I4C ये काम कर रहा है तो यह नोडल निकाय के रूप में काम कर रहा है। बच्चों और महिलाओं के साथ भी जो साइबर अपराध होते हैं उसके लिए भी इसके अंतर्गत प्रयास किए गए हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को आसानी से यहाँ पे लोग दर्ज कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पे लोग अपनी शिकायत को दर्ज भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ क्या करेगा? एक चेतावनी प्रणाली भी देगा कि ये एक ट्रेंड दिखाई देता है, इसके पास आंकड़े रहेंगे। इस ट्रेंड के आधार पर जो कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो अपने आप को चौकन्ना कर सकेंगी। अब इसके साथ ही साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता में जागरूकता, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम और आप अभी जो बात कर रहे हैं इस बात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब इस चीज को समझेंगे और जब कोई उनसे इस प्रकार कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि आप एक मामले में फंसे हुए हैं या आपका कोई करीबी ऐसे मामले में फंसा हुआ है कि अब वो छूट नहीं पाएगा और उसके एवज में आपको तुरंत अभी वीडियो कॉल में आके बात करके पैसे देने होंगे, तो आप तुरंत ही फोन कट कर देंगे और उसकी शिकायत करेंगे। आप समझ जाएंगे कि ये फ्रॉड है। तो ये जागरूकता के साथ ही संभव हो पाएगा। अब सुरक्षा के लिए प्रयासों में एक और प्रयास है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। तो इसके माध्यम से जो नागरिक हैं धोखाधड़ी से संबंधित उनके पास शिकायतें हैं यहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं, और शिकायतों से संबंधित जो कानून प्रवर्तन एजेंसी है उस रिपोर्ट के माध्यम से आगे की कार्यवाही कर सकती हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है। और अब यहां पे एक बात आती है महत्वपूर्ण की जो विद्यार्थी दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन ISGS फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उनके लिए एक बेहतरीन सुविधा है दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप के अपडेटेड वर्जन में। अब जो ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है आईएएस का, उसमें आईएएस के लिए एआई का टच भी मिलेगा। एआई का टच का मतलब क्या है कि एआई की जो सुविधाएं हैं, जो खासियत होती है एआई की, उसका फायदा उठा सकेंगे अपनी तैयारी में। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है वो लंबे लंबे लेक्चर सुन रहा है, अब उसके मन में यह भी आता है कि इसकी समरी उसे मिल जाए कि इस पूरे लेक्चर में मुख्य बात क्या थी, तो वो उसे मिल जाएगा जिससे वह आसानी से उस पूरे लेक्चर का रिवीजन कर सकेगा। और उसके मन में अब यह है कि उसने पढ़ा है तो अपने आप को जांच सके कि उसको कितना समझ में आया है, तो एक एआई क्विज उस वीडियो लेक्चर के लिए जनरेट हो जाएगी जिसमें सवाल आएंगे जिसका जवाब वो दे करके अपनी तैयारी को आंक सकेगा। अब उसके बाद मान लीजिए उस टॉपिक पे कोई डाउट है तो एआई के माध्यम से आस्क मी ए क्वेश्चन, वहां पे एक और फायदा रहेगा, फीचर रहेगा कि कोई सवाल है आप पूछ लीजिए, एआई उसका जवाब दे देगा। ये सब कुछ दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में मौजूद ऑनलाइन ISGS फाउंडेशन कोर्स के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसका फायदा विद्यार्थियों को जरूर मिलेगा क्योंकि आपकी तैयारी होगी और भी स्मार्ट। अब इस पूरे टॉपिक से एक सवाल बनता है, सवाल है कि हाल ही में डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए सीबीआई ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन चक्र 3 या ऑपरेशन चक्र 5? तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। सीधा सा सवाल है लेकिन जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।